गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम सर्वप्रथम इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। उसके बाद डायरेक्ट मेथड क्या होता है उसके बारे में, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, क्रोट मेथड, इंटरेटिव मेथड, जैकोबी गॉस सीडल मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन माने प्रस्तावना। लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। माना एक कोई बीजीय समीकरण दिया हुआ है, कंटेनिंग एन नो अननोन वेरिएबल। उसके पास एन अननोन वेरिएबल हैं, अज्ञात वेरिएबल। उन्हें इस तरह से लिखा गया है a11.x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट 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 प्लस a1i xi प्लस डॉट 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 a1n xn इक्वल टू b1, a21 डॉट x1 प्लस a22 डॉट x2 प्लस डॉट 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 प्लस a2i xi प्लस डॉट 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 प्लस a2n डॉट xn इक्वल टू b2। इसी क्रम में मैट्रिक्स के रूप में इनको टेबलों में लिखा ai1 x1 प्लस ai2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस ai1 xi प्लस डॉट डॉट ain डॉट xn इक्वल टू v1। bi आई के क्रम में चल रहा है। इसी तरह से अंत में an1, ये हमारी मैट्रिक्स वो रो वाइज एन तक जाएगी, डॉट x1 प्लस an2 x2 प्लस ani xi प्लस डॉट डॉट anm xn इक्वल टू bn। यहाँ पर b1 b2 b3 bn ऑल आर कॉन्स्टेंट हैं। द सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैट्रिक्स नोटेशन। इस दी हुई इक्वेशन को या सिस्टम की समीकरण को हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोटेशन के तौर पर हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, जो हमारे a1 a2 ai a1n a21 इन्हें एक तरफ ले लिया, एक ब्रैकेट में कांस्टेंट फॉर्मेट में, a11 a12 डॉट डॉट a1i डॉट a1n। अगला a21 a22 डॉट डॉट a2i डॉट डॉट a2n। इसी क्रम में ai1 ai2 aii ain an1 an2 डॉट डॉट ani an तथा इसके साथ जो हमारे वेरिएबल थे x1 x2 x3 डॉट 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 xn, उन वेरिएबलों को भी हमने एक साथ ले लिया, x1 x2 x3 डॉट 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 xi डॉट 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 xn। उसके बाद जो हमारे राइट हैंड साइड में कोफीस b1 b2 bn थे, उनको भी एक तरफ b1 b2 bi bn, वो समीकरण 1, इस वाले को हमने समीकरण 2 मान लिया। और हमने इस पूरी मैट्रिक्स को यहाँ से यहाँ को A मान लिया A, और x1 x2 स्मॉल को कैपिटल X मान लिया, और B1 से लेके B, जहाँ पर हमने इसे नीचे लिखा भी है A कैपिटल A इज इक्वल टू aij n इंटू एन। यहाँ पर हमने n इंटू एन इसलिए लिखा है, ये जो हमारी मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n साइज की है। अगर वो m क्रॉस n की होती तब हम इसे aij n क्रॉस m लिखते। कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स आई इंटू एन प्लस 1। इसको 1 इसलिए लिखा है, इसका कॉलम आगे का n रो, और ये कॉलम एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कॉलम हो गया b इज इक्वल टू बी आई इंटू एन इंटू 1। इसका मतलब इसमें n रो है और एक कॉलम है। इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, ये समीकरण 3। अब ए आई जे कॉमा आई इज इक्वल टू 1 1 n, जे इज इक्वल टू 1 1 n, बी आई में ये ए आई जे जहाँ हैं उनके लिए हमने आई का मान 1 1 n, जे का मान 1 1 n लिया। सिमिलरली बी आई के केस में आई का मान 1 1 n आर नॉन कांस्टेंट,
मतलब इनके बारे में हमें पहले से ही पता रहेगा इनका मान क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 1 इस तरह से। और एक्स आई में आई का मान 1 1 n रहेगा, आर अननोन वेरिएबल। जहाँ हमारे x1 x2 xn है ये सभी हमारे वेरिएबल हैं विच आर टू बी एवेल्यूएटेड। तो हमें यहाँ पर x1 x2 x3 xn का मान ज्ञात करना है। एमोंग दिस इक्वेशन, दिए हुए समीकरण में सिस्टम इक्व वन द कांस्टेंट, दिया हुआ समीकरण हमें दिया हुआ है जिसमें बी आई कॉन्स्टेंट है, तो आई इज इक्वल टू 1 1 एन आर 0। यदि इस समीकरण 1 में 2 में या 3 में जो बी वाला पोर्शन है b1 b2 b से n, इधर भी 2 में राइट हैंड साइड और 3 में भी b इज इक्वल टू, यदि b बराबर 0 प्राप्त हो जाए तो हमारा समीकरण या सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस कहलाती है। यदि b नॉट इक्वल टू 0 हो, यदि b नॉट इक्वल टू 0, ये जो b वाला पोर्शन ये यदि b नॉट इक्वल टू 0 हो तो हमारा समीकरण इनहोमोजीनियस कहलाता है, अर्थात असमघातीय कहलाता है। देयर आर वेरिएबल मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, डिफरेंट मैथमेटिक्स, लेकिन ज़्यादातर तौर पे हम 2 ही तरीके यूज करते हैं। वो इस तरह से, नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, दूसरा इटरेटिव मेथड। इन मेथडों के बारे में जानने से पहले हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व और लिखने के बारे में चर्चा करेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax बराबर b की पॉसिबिलिटी है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द मैट्रिक्स, पर्याप्त एवं सहायक आवश्यक कंडीशन मैट्रिक्स के लिए होती है ax बराबर b है, इज आर स्मॉल आर ए इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में a डॉट b, दैट इज, इसका मतलब यह रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो रैंक है हमारा जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स शुड बी सेम एज द रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ये हमारी जो रैंक है कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक आर्गुमेंट मैट्रिक्स के बराबर होनी चाहिए। ax इज इक्वल टू b का मतलब ये है, जब हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax बराबर b दे रखी हो, उसे डायरेक्ट ऑब्जर्व करने के पश्चात हमारे पास कुछ रिजल्ट आते हैं। वो इस तरह से, यदि b बराबर 0 है तो हमें पता है वो होमोजीनियस इक्वेशन है, उसके साथ साथ a का डिटरमिनेंट निकालें, वो मॉड a 0 आ जाए, b भी 0 और मॉड a 0, उस स्थिति में हम कहेंगे दिए हुए सिस्टम के पास या दी हुई समीकरण के पास अनंत नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन विद्यमान है, अनंत नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन विद्यमान है। एंड x इक्वल टू 0 और x बराबर 0 इसका एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। यदि b बराबर 0 है तथा मॉड a नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 है, अब b और मॉड का मान नॉट इक्वल टू 0 है, तब सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, ओनली वन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो उसके पास केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। और यहाँ x बराबर 0 और ऑर्डर और रैंक ऑफ a हो जाएगी n, जितना हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तीसरा, यदि b बराबर नॉन जीरो है और मॉड a बराबर नॉन जीरो है, जो b है वो भी 0 नहीं है और मॉड a वो भी 0 नहीं है, मतलब और भी कुछ मान आता है सॉल्व करने के पश्चात, तो समीकरण के पास एक यूनिक सॉल्यूशन, मतलब केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। एंड तब रैंक ए और रैंक ऑफ आर ए भी एन हो जाएगी। चौथा केस, यदि b हमारा नॉन जीरो है और a 0 है, यहां पर हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी बनी। पॉसिबिलिटी में b हमारा 0 है, b नॉन जीरो है और मॉड a 0 है, तब सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकॉन्सिस्टेंट होगा, मतलब असंगत होगा, अर्थात इसका मान विद्यमान नहीं होगा। देयर विल बी इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन,
तो उसके पास अनंत प्रकार के सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे 2 भी सॉल्यूशन आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5, इस तरह से इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। इस केस में ए की रैंक एन से कम होगी। इस केस में एन रैंक ए से कम होगी। एन कम, रैंक ए एन से ज़्यादा हो। डायरेक्ट मेथड वाली कंडीशन में हम कई सारे रूलों का जिक्र करते हैं, जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्सन सबसे ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्रैमर रूल, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, चोलोस्की क्रूट्स मेथड और भी कई सारे मेथड हैं। आप लोगों के सिलेबस में ज़्यादातर मैट्रिक्स, गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन ही नियम है और क्रैमर। फर्स्ट, मेथड ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हम पूर्व में ही जानते हैं, लीनियर अलजेब्रा में हमने पढ़ा है और भी उससे पहले हमने पढ़ा है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे ज्ञात करते हैं। इफ़ द सिस्टम, यदि Ax बराबर b आपकी कोई मैट्रिक्स दी गई है, तो हम जानते हैं मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी विद्यमान होगा जब मॉड A नॉट इक्वल टू 0। मॉड A के बारे में, मॉड A या मैट्रिक्स A नॉट इक्वल टू 0, यदि A बराबर 0 आ जाएगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब Ax इज इक्वल टू भी, तो A दोनों तरफ A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने, A इन्वर्स इंटू Ax इक्वल टू A इन्वर्स इंटू B। तो ये हो गया A इन्वर्स इंटू A इन्वर्स करोगे तो आइडेंटिटी, तो x इक्वल टू A इन्वर्स B। तो x जहाँ पर A इन्वर्स बराबर हो गया एडजॉइंट A अपॉन, जहाँ A इन्वर्स का मान होता है एडजॉइंट A अपॉन मॉड A, तो द सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड। तो अब हम उसे डायरेक्ट ही लिख सकते हैं x इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन मॉड A डॉट B। इस तरह से हम इन्वर्स मैट्रिक्स का ज्ञात करते हैं, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं। धन्यवाद।